हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 8 और अध्याय नंबर 8 का नाम है एक कुत्ता और एक मैना। और इसके जो लेखक हैं ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और हम पढ़ रहे हैं क्षितिज भाग 1 NCERT की पाठ्य पुस्तक 9th क्लास की, जो कि PGT एस्टेट के सिलेबस में दिया गया है। क्षितिज भाग 1 और क्षितिज भाग 2। तो क्षितिज भाग 1 है वो 9th क्लास NCERT बुक है और क्षितिज भाग 2 10th क्लास NCERT बुक है। तो इसी का हम क्षितिज भाग 1 का ये हमारा गद्य खंड का अंतिम अध्याय है। उसके बाद हम पद्य खंड पढ़ेंगे और फिर 9th क्लास के क्षितिज भाग 1 हमारी संपूर्ण हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जो मैंने 8-7 चैप्टर पढ़ाए हैं आप सभी ने पढ़ लिए होंगे और अपने नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। अगर कोई कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर क्षितिज भाग PGT एस्टेट के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें ये सारी वीडियोज़ आपको संग्रहित मिलेंगी। साथ ही साथ अगर कोई कैंडिडेट हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहता है तो वो भी मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग TGT PGT एस्टेट दोनों के लिए मैंने एक ही साथ हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया है और वो आपके UGC नेट तक के लिए काम आ सकता है। तो वो सारी वीडियोस जो हैं लगभग 57 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर कोई कैंडिडेट उसे देखना चाहता है तो उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर ये सारी 57 वीडियोज़ आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से देखकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ इस अध्याय की, एक कुत्ता और एक मैना। साथ ही 1 मिनट के लिए आपको एक बात और बताऊंगी कि SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर कोई नया कैंडिडेट है और अगर उसे ये सारी वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो मेरे SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैंने सारी वीडियो शेयर की हुई हैं पर डे की, तो आप डेट वाइज वहाँ पर भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब कल मैंने इस अध्याय का एक कुत्ता और एक मैना नामक अध्याय की कल एक पार्ट मैंने डाल दिया था और उस पार्ट के अंदर हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ा और इस आधे अध्याय को भी हमने संपूर्ण कर लिया था। तो एक कुत्ता और एक मैना ये जो अध्याय है इसके लेखक मैंने आपको बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और ये विधा के दृष्टिकोण से देखें क्योंकि हिंदी साहित्य में अनेक प्रकार की विधाएं हैं, तो ये जो अध्याय है इसकी विधा का नाम है। इसमें ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक बार रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिलने के लिए जाते हैं, सहपरिवार मिलने जाते हैं। तो अपने संस्मरण के आधार पर यानी कि अपनी स्मृति के आधार पर इन्होंने ये एक निबंध लिखा है। तो संस्मरणात्मक निबंध इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, विधा के दृष्टिकोण से ये एक संस्मरणात्मक निबंध है। और इसमें पशु पक्षियों का जो मतलब मनुष्य मानवीय जो करुणा होती है इंसान की पशु पक्षियों के प्रति और पशु पक्षियों की इंसान के प्रति, तो वो सारा इस अध्याय में दिखाया गया है। इसमें मुख्य रूप से जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गुरुदेव जी से मिलने जाते हैं, गुरुदेव जी पहले शांति निकेतन आश्रम में रहते थे लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उम्र भी काफ़ी हो गई थी और वहाँ पर मिलने वालों का भी तांता लगा रहता था। इस वजह से वो एक एकांत चाहते थे और शांति विद्या निकेतन को छोड़कर ये श्री निकेतन के 3 मंजिले मकान में जाकर रहने लग जाते हैं। तो इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब हम देख लेते हैं कहाँ से हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें अभी तक इतना ही बताया था कि जैसे कि वो गुरुदेव जी जब जो है, पहले मैं ये देख लेती हूँ कि हम कहाँ थे। तो यहाँ तक हम ना इसे पढ़ चुके थे। तो गुरुदेव जी है ना शांति विद्या निकेतन को छोड़कर जब श्री निकेतन में रहने लग जाते हैं तो शांति निकेतन में एक कुत्ता था जो उनके साथ रहता था। उस कुत्ते को कैसे पता चला कि गुरुदेव जी श्री निकेतन पहुँच गए हैं और कुत्ता भी अकस्मात जो है श्री निकेतन के आश्रम में पहुँच जाता है। गुरुजी उसके ऊपर हाथ फेरते हैं और वो उसके उस आनंद का अनुभव कुत्ता करता है। तो ये इतना दिखाया गया है। अब आगे मैं पढ़ती हूँ यहाँ से। तो आप उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये अध्याय जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ साथ जो कठिन शब्द हैं उनका भी मैं मतलब आपको बताती जा रही हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब ये कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तिल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। तिल्ले मतलब तीसरी मंजिल,
तिल्ला मतलब तीसरी मंजिल। श्री निकेतन शांति निकेतन में पहले गुरुदेव जी रहते थे और उसको बदलकर श्री निकेतन में रहने लग जाते हैं। और उसके तिल्ले में एक घटना घटित होती है। वह आंख मूंद कर अपरिसीम मतलब जिस परिसीमा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपन। अब यहाँ पर आपको प्राणपन का मतलब है जान की बाजी, प्राणपन का मतलब है प्राण की बाजी। तो कठिन शब्दों का अर्थ भी आपको देखते हुए चलना है, बाजी। ठीक है, प्राणपन का मतलब है जान की बाजी। असीम है सीमाहीन। ठीक है, और उसके बाद है प्राणपन आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब है यहाँ पर कि प्रार्थना। आत्मनिवेदन का मतलब है प्रार्थना। देखो, मूक हृदय यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, किसके बारे में बात कर रही हैं, उस कुत्ते के बारे में बात कर रही हैं कि वह मूक हृदय का प्राणी अपने प्राणों की बाजी लगाकर प्रार्थना के भाव से मूर्तिमान हो जाता है, मतलब गुरुदेव जी के सामने आकर बैठ जाता है। तो जब उस घटना को देखता है लेखक, तो उसका हृदय जो है थोड़ा सा उसके वो घटना जो है उसके आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई। कह रही कि उस दिन जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, जो श्री निकेतन में मैंने वो घटना देखी, वो एक सामान्य सी घटना थी, लेकिन वो घटना अब विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में आ गई है। ठीक है, मतलब ये जो बात है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है। एक आश्चर्य की बात इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिता भस्म मतलब जब गुरुदेव जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, और अंतिम संस्कार के जो चिता की राख है वो कलकत्ते से यानी कि कोलकाता से आश्रम में लाया गया। उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार पर आया। मतलब उस कुत्ते का इतना लगाव था गुरुदेव जी के प्रति कि वो उसने गुरुदेव जी का पीछा नहीं छोड़ा। जब गुरुदेव जी शांति निकेतन से श्री निकेतन गए तो ये वहाँ भी चला गया, और गुरुदेव जी की जब चिता भस्म को कोलकाता से उनके आश्रम में लाया गया तब भी वह कुत्ता अचानक से वहाँ पर पहुँच गया। और चिता भस्म के साथ अन्य आश्रमवासियों के साथ, मतलब वो जो चिता भस्म कलकत्ता से आश्रम में लाई गई थी तो वहाँ पर अनेक लोग थे। अन्य मतलब अनेक लोग थे आश्रम में, और उन्हीं अनेक लोगों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। मतलब जो उत्तरायण का मतलब है कि गुरुदेव जी का जो शांति निकेतन में उत्तर दिशा की ओर बना हुआ रविंद्रनाथ टैगोर का एक निवास स्थान था, तो वहाँ तक गया। गुरुदेव जी के निवास स्थान तक वह कुत्ता भी गया। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे। तो वो जो लोग थे जो चिता भस्म को लेकर जा रहे थे उत्तरायण की तरफ, तो उन सभी में जो क्षिति मोहन सेन थे वो सबसे आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। मतलब क्षिति मोहन जो व्यक्ति था उसने ये भी बताया कि ये चिता भस्म का जो कलश होता है ना, जिसमें चिता की राख डालकर रखते हैं, उसके पास वह कुत्ता थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी था। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है अब, क्योंकि ये संस्मरणात्मक निबंध है, तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपनी स्मृति के आधार पर उन्होंने ये लिखा है ये निबंध। और अब एक और घटना बता रही हैं यहाँ पर लेखक कि कुछ और पहले की घटना याद आ रही है, जब उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। मतलब उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था। कह रहा कि उन दिनों शांति निकेतन में वह नया नया सा आया था। इसे एक और घटना याद आती है लेखक को, और फिर लेखक बताता है दृष्ट का मतलब होता है घनिष्ठ या गहरा। दृष्ट का मतलब होता है वो धूर्त वाला नहीं है, ये दृष्ट है। दृष्ट का मतलब होता है गहरा या घनिष्ठ। ठीक है, घनिष्ठ नहीं हो पाया था, मतलब गुरुदेव से अभी वो इतना मिला जुला भी नहीं था। गुरुदेव इन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे, और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था।
गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से, मतलब ये और एक घटना बता रही हैं कि जब गुरुदेव टहल रहे थे तो उनके साथ बगीचे में ये भी टहलने लग जाते हैं, ठीक है, लेखक भी टहलने लग जाते हैं। और फिर बताते हैं कि गुरुदेव जी टहलते टहलते किस प्रकार से एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे। उक्त अध्यापक मासे से बातें करते जा रहे थे और मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। कह रहा कि जो अध्यापक था उनके साथ क्षिति मोहन, उनके साथ ये चुपचाप बातें करते जा रहे थे और मैं उनसे उनकी बातें चुपचाप सुन रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? कह रहे कि आश्रम में जो कौवे थे ना वो क्या हो गए हैं, मतलब कौवों को क्या हो गया है, उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। मतलब गुरुदेव जी ये पूछते हैं कि भाई आश्रम के कोई कहाँ गए, इतनी सारी आवाज़ें आती थी, आजकल तो कौवों की आवाज़ ही नहीं आती है। न तो मेरे साथ उन अध्यापक मासे को ये खबर थी और न ही मुझे। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोई नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मेरा इससे पहले ध्यान नहीं गया कि आश्रम में कौवे हैं या नहीं हैं, अध्यापक का भी ध्यान नहीं गया। लेकिन जैसे ही गुरुदेव जी ने पूछा कि कौवे आश्रम के कहाँ गए, तब लेखक को समझ में आया कि हाँ सच में बगीचे में कोए नहीं हैं, जबकि लेखक का ये विचार था कि कोए तो हर जगह मिल जाते हैं। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं। प्रवास का मतलब होता है एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर ये चले जाते हैं। मतलब उस समय हजारी प्रसाद यानी कि लेखक को उस समय ये आभास हुआ कि ये भले आदमी, मतलब ये जो आदमी हैं, ये जो पक्षी हैं, ये भी कहीं कहीं चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। मतलब प्रवासी पक्षी भी, आपने एक नाम सुना होगा ना, प्रवासी पक्षी। तो प्रवासी पक्षी उन्हें कहा जाता है जो जैसे कि जिस स्थान पर रह रही हैं उस स्थान पर उन्हें उचित भोजन नहीं मिलता या रहने सहने में कुछ दिक्कत आती है वातावरण के हिसाब से या मौसम के अनुसार, तो ये पक्षी क्या करते हैं, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर अपना पलायन कर जाते हैं। तो बाध्य होते हैं, वो मजबूरी होती है उनकी उस जगह को छोड़कर जाना। एक लेखक ने कौओं की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है। मतलब एक लेखक है जिन्होंने कौओं की आधुनिक जो साहित्यकार हैं, जो साहित्य लिख रहे हैं, उनसे भी उपमा दी है, क्योंकि उनका मोटो है मिसचीफ फॉर मिसचीफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। मिसचीफ होता है ना शरारत, शरारत के लिए शरारत। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही होता है? कह रहा कि जो आधुनिक साहित्यकार है ना, वो मतलब कहीं कहीं चले जाते हैं, तो क्या कौवे भी इसी प्रकार से चले जाते हैं? प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कोए दिखाई दिए, ठीक है, मतलब उस समय कोई नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन थोड़े दिन बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। तो इसमें एक कुत्ता का जिक्र आया, फिर यहाँ पर कौओं का जिक्र किया, और अब आएगा एक मैना का जिक्र, ठीक है। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। अब लेखक बता रहा है किसी और घटना को कि एक दिन सवेरे सवेरे वह गुरुदेव जी के पास थे। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो ये यूथ भ्रष्ट। देखो, यूथ भ्रष्ट कहा था वहाँ पर, क्योंकि गुरुदेव जी जो थे वो खुद एक कवि थे। तो यहाँ पर हम बात करें किसकी, कौन सी लाइन पर थे हम, यूथ भ्रष्ट। यूथ भ्रष्ट मतलब यूथ जो होते हैं ना, युवा, और युवा जब अपने रास्ते से भ्रष्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर यूथ भ्रष्ट का मतलब है समूह से निकाला हुआ। तो गुरुदेव जी ने कहा, देखते हो, मतलब जो मैना फुदक रही थी ना, उसको देखकर गुरुदेव जी ने कहा, देखते हो ये यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। मतलब देखो, जो गुरुदेव जी का नज़रिया था पशु पक्षियों के प्रति, वो उनके देखने का नज़रिया अलग था, इसलिए उनको उस मैना के अंदर एक करुण भाव दिखाई देता था, क्योंकि वो लंगड़ी थी। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उनका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। जब मतलब गुरुदेव जी ने जब उनका ध्यान दिलाया ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तभी उन्हें समझ में आया कि हाँ इसमें जरूर करुण भाव है। लेकिन ऐसे लेखक कहता है कि अगर गुरुदेव जी नहीं बताते तो शायद मुझे उस मैना का करुण भाव दिखाई नहीं देता।
मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाली पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। ठीक है, तो उनका मतलब ये था कि मैना तो ऐसी है ही नहीं। अनुकंपा मतलब कहते इनका ये मानना था कि मैना तो, लेखक का ये मानना था कि मैना तो हमेशा अपनी अनुकंपा ही दिखाती है सभी पर। अनुकंपा का मतलब दया भाव ही दिखाती है सभी पर। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों के चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। ये कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तो कह रहे कि जो दीवारों में जो मकान बनाने वाले ने दीवारों में जो जगह छोड़ रखी है, वहाँ पर मैना दंपति मतलब मैना और मैना का पति वो दोनों ही वहाँ पर रहते हैं। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते हैं। वो अपना घोंसला बनाने के लिए क्या इकट्ठे करते हैं? तिनके और चिथड़े। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं बोलते। भले मानस किसको कहा है? मैना को, मैना और दंपत्ति को, कि ये भले मानस है ना, ये गोबर के टुकड़े भी ले आते हैं। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं। तो लेखक कह रहा है कि जब कई बार हम इन तो मैना से परेशान हो जाते हैं, तो जो दीवार के अंदर सुराख है ना, इनमें हम क्या भर देते हैं? ईंटें भर देते हैं। ईंटें क्यों भर देते हैं? जैसे कि आप सब भी देखते होंगे कि हमारे घर में जहाँ पर चिड़िया या फिर अन्य कोई पक्षी घोंसला बनाने लग जाता है लगातार, तो हम उन पे कुछ ना कुछ ठूस देते हैं, चाहे कपड़ा चाहे कुछ भी। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मेरे घर के सामने जो जगह खाली है उसमें जो क्या बोलते हैं, एक वो टांग रखा है ऊपर, जिसे मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसके अंदर चिड़िया ने वो बना रखा है वो घोंसला, लेकिन मैं उसे कभी भी नहीं उतारती। तो बता रहे हैं कि हम उसमें ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेती हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। मतलब वो जब अपना घर बनाते हैं, उनके लिए तो एक तिनका क्या है, जैसे कि हम कोई अपना घर बनाते हैं, उसके लिए एक ईंट रखते हैं, शुरुआती ईंट रखे जाते हैं, तो हम कितने खुश होते हैं कि हमारा नया घर बनने वाला है। ठीक इसी प्रकार से ये भी खुश होते थे जब एक तिनका अपने उस सुराख में रखते थे। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार के मधुर और विजयादघोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। मतलब विजयादघोषी मतलब विजय की घोषणा करने वाले। जैसे मतलब कि उस मैना ने एक तिनका लाकर जब आपने उसमें रख दिया सुराख में, उस छेद में जो दीवार में था, तो उसने ऐसा समझा कि हाँ आज तो मैंने गढ़ जीत लिया भाई, आज तो मैं विजयी हो गई, और वो अपना नाचना शुरू कर देती है। मतलब यहाँ पर लेखक एक बात ये भी बता देना चाहता है कि हम इंसान जो है ना बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, बल्कि हमें इन पक्षियों से कुछ सीखना चाहिए कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं उनमें भी कितनी खुशी ढूंढ लेते हैं। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तो तब तो क्या कहना। कह रहा है कि जब खुद ने एक तिनका ला कर रख दिया, जब भी वो इतना नाचती है, अगर उसके पति देव यानी कि मैना का पति अगर कोई कागज का टुकड़ा या गोबर ले आए तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। मुखरित मतलब खुश हो जाता है, उनकी आवाज को सुन सुनकर चारों तरफ आवाज सी भर जाती है। और इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। मतलब वो मैना जब वहाँ पर कुछ लोग बैठे रहते हैं उनके मुख की तरफ देखती है तो थोड़ी सी लापरवाही दिखाती है, क्योंकि उसे ये डर भी है कि कहीं कोई मेरे घोंसले को निकाल कर फिर से ना फेंक दे। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते कुछ रिमार्क करते, रिमार्क का मतलब कोई चिन्ह वहाँ पर बनाते वो, ठीक है, रिमार्क करते और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति कह रहा कि वैसे तो मैं, लेखक कह रहा है कि वैसे तो मैं पक्षियों की आवाज़ नहीं पहचानता, लेकिन हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वो पति पत्नी यही बात कर रहे होंगे। कि क्या बात कर रहे होंगे? पत्नी कह रही होगी अपने पति से, मतलब मैना कह रही होगी अपने पति से कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? तो उसके पति कह रहे होंगे, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो,
क्या कर लेंगे, कह रहे कि अगर आ गए तो इन्हें रह लेने दो। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अकल कहाँ। देखो, पक्षियों को भी ये लगता है कि हमारे अंदर, इंसान के अंदर अकल ही नहीं है, किसी के भी घर के पास जाके बैठ जाते हैं। मतलब मैना कह रही है कि नहीं, इतनी तो अकल होनी चाहिए कि हमारा प्राइवेट घर है, ये यहीं पर आकर बैठ गए। पत्नी, जाने भी दो, और क्या। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है? यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विधुर पति था जो पिछले स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले बिडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईषत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। मतलब एक अकेली लंगड़ी मैना है। तो ऐसा यहाँ पर लेखक बता रहा है कि कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि वो बेचारी है ना, अकेली है, या तो उसके पति को जैसे किसी ने मार दिया हो। ईषत आया था ना, ईषत मतलब थोड़ी सी चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। जैसे बिडाल मतलब ये बिलाव वगैरह ने उसके पति को खा लिया होगा, या युद्ध में खो दिया होगा, या वो उसका पति जो है कहीं पर पराजित हो गया होगा। कुछ ऐसा यहाँ पर लेखक बता रहा है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। अब लेखक सोचने पर मजबूर हो गया है कि इसकी दशा ऐसी क्यों हो गई है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार से है। कह रहा है कि इस मैना को ही ध्यान में रखकर गुरुदेव ने एक कविता लिखी, और कविता की कुछ पंक्ति यहाँ पर दी गई हैं। उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड पर इसे निर्वासन मिला, दल के किस विचार पर उसने मान किया। यहाँ पर मतलब मैना के ऊपर इन्होंने कविता लिखी, और कविता में रविंद्रनाथ टैगोर जी बता रही हैं कि इस मैना को किस अपराध की सजा मिली, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसे अपने समूह से अलग होना पड़ा। ठीक है, और क्यों ये मतलब मुझसे क्यों सेमर के वो कवि लेखक बता रहा है कि यूथ भ्रष्ट बताया था ना मैना को, कि वो अपने दल से अलग रहकर अकेली क्यों रहती है। सबसे पहले गुरुदेव ने उसे सेमर के पेड़ के नीचे बगीचे में देखा था, फिर वो एक पैर से लंगड़ी हो गई। ये तो बातें आप सारी समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर लेखक ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि समाज के किस दंड से उसे निर्वासन मिला, मतलब उसे अपनी जगह से क्यों निर्वासित कर दी गई, मतलब निष्कासित कर दिया गया, क्यों घर से निकाल दिया गया, देश निकाला क्यों दिया गया। निर्वासन का मतलब होता है देश निकाला। ये वो जहाँ पर भी रहती थी वहाँ से इसे क्यों निकाल दिया गया। दल के किस अविचार पर, कह रहा है कि इनका जो दल था मैनाओं का, उसमें कौन से अविचार इसने प्रकट किया होगा, उसके मान किया है। कुछ ही मतलब देखो, इसके ध्यान से सुनना, दल के किस विचार पर उसने मान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बक झक कर रही हैं, घास पर उछल कूद कर रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। लेखक ये कह रहा है कि ये जो मैना है वो और जो मैना है उसके बगल में वो कुदक फुदक रही हैं शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर फुदकती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है। अभियोग का मतलब आरोप है। ठीक है, ये बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। कह रहा कि नहीं पता वो बेचारी किस किस आरोप की सजा यहाँ पर भुगत रही है। ये अकेली रहती है, अकेली ही आहार चुगती है, और जो पेड़ों के झड़े हुए पत्ते हैं उन्हीं पर अकेली ही फुदकती रहती है। ये बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती कि इसके ऊपर किसका आरोप है। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो है। वैराग्य मतलब जिसने संसार के मोह माया को त्याग दिया हो।
कह रहा कि इसकी चाल ऐसी लगती है जैसे इसका इस संसार से मन ही हट गया है। दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती इत्यादि। कह रहा इसकी आंख भी तो नहीं दिखती। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ, मतलब ये कविता थी, वही इस कविता के बारे में था ये सारा, ठीक है, जो गुरुदेव जी की कविता थी। अब लेखक कहता है कि जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, और किस प्रकार कवि की आंखें उस बिचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई। मतलब एक कवि की आंखें ही हैं जो सब कुछ देख सकती हैं। मर्म स्थल मतलब उसके दुख से भरा हुआ जो उसका हृदय था, उस तक वो कवि की दृष्टि पहुंच पाई। सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगुर अंधकार में झनकार कर रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा। कितना करुण है उसका गायब हो जाना। तो वो मैना जो है ना, एक दिन गायब हो जाती है, और उसका जो गायब होना कवि लेखक को बहुत ही करुण लगता है कि वो बेचारी पता नहीं किस दुख दर्द में होगी, कहाँ गई होगी। ठीक है, तो भाई ये अध्याय था हमारा, और अभी इसके अभ्यास और देख लेते हैं। अब थोड़ा सा इसका जो भाषा अध्ययन है, मतलब यहाँ से आपका थोड़ा सा व्याकरण जो है रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं। गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए। मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ, 2 वाक्य हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है और दूसरे में सकर्मक क्रिया। मतलब जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। अब मुस्कुरा दिया, क्रिया मुस्कुराने की हो रही है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गुरुदेव पर पड़ रहा है, और गुरुदेव जो है वाक्य में करता है, तो इस वाक्य में अकर्मक है। जब मैं यह कविता पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ? कविता पढ़ता हूँ। मैं है कर्ता, लेकिन यहाँ पर पढ़ने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कविता पर पड़ रहा है। मतलब क्या से जब आप प्रश्न करेंगे, जो आपका जवाब आएगा वही आपका कर्म होगा, और जवाब आता है तो वह क्रिया कैसी है? सकर्मक क्रिया है। तो पहला जो वाक्य है वह अकर्मक है, दूसरा वाक्य सकर्मक है। अब यहाँ से कह रहा है कि सकर्म और अकर्मक क्रिया वाले 4 वाक्य आपको छांटने हैं वाक्य इस पाठ में से। अब यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताने हैं। बहुत ही बच्चे जो है ना इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, और मैं आपको एक आसान सी बात बताऊंगी। अगर वाक्य में आपका क्या का जवाब आता है तो क्या का जो जवाब आता है वही हमारा कर्म होता है। अगर कर्म क्या से ही प्रश्न करना है, मीना कहानी सुनाती है, तो सुनाना क्रिया है, क्या सुनाती है? कहानी सुनाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मीना है ये कर्ता है, कहानी है वो कर्म है, और सुनाती है ये क्रिया है। अब क्रिया का प्रभाव सुनाती है, क्या सुनाती है? कहानी सुनाती है। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? कर्म पर पड़ा, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, क्योंकि मीना करता है। और जहाँ पर कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा ना, मतलब कर्म पर प्रभाव ना पड़े, वहाँ पर अकर्मक क्रिया, मतलब वहाँ कर्म है ही नहीं। जैसे अभिनव सो रहा है, क्या सो रहा है? क्या से कोई उत्तर नहीं आ रहा। एक तो ये तरीका है आपके पास कर्म ढूंढने का। दूसरा आप देखेंगे कि सो रहा है, कौन सो रहा है? तो कौन से जवाब तो हमारे कर्ता का आता है। तो अभिनव पर सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। अभिनव क्या है? इस वाक्य का कर्ता है, और सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? अभिनव पर पड़ रहा है, यानी कि कर्ता पर पड़ रहा है। तो ये वाक्य कैसा है? अकर्मक क्रिया वाला। गाय घास खाती है, मतलब देखो जो बात खुद के ऊपर खुद ही हो रहा है। गाय घास खा रही है तो उसी के पेट में जा रही है। अभिनव सो रहा है तो वो खुद ही सो रहा है, ठीक है। मीना कहानी सुना रही है, यहाँ पर एक तीसरी बात और आगे की कहानी सुना रही है। यहाँ पर क्रिया और कर्ता के बीच में कुछ भी नहीं था। गाय घास खाती है तो ये भी अकर्मक है। मोहन ने भाई को गेंद दी, क्या दी? गेंद दी। तो यहाँ पर क्या जवाब आ गया? ये यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया है। लड़कियां रोने लगी, तो लड़कियां खुद ही रो रही हैं। अभिनव खुद ही सो रहा है, गाय खुद ही घास खा रही है। तो ये जो तीनों सेंटेंस हैं आपके, ये हैं अकर्मक
क्रिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ और दे रखा है। वैसे यहाँ से प्रश्न आपसे आप हिंदी व्याकरण के अंदर जब इन चीज़ों को पढ़ लेंगे ना, तो इन चीज़ों को भी आप आसानी से कर देंगे। कुछ उदाहरण नीचे पाठ में से शब्द युग्मों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समय, असमय, अवस्था, अनवस्था। अनवस्था को ध्यान से रखना, ये अनावस्था आ जाएगा। ये ना जो शुद्धिकरण करने आते हैं ना, शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए, तो वहाँ पर ये पूछा जाता है। तो अनावस्था नहीं होता, अनवस्था होता है, ध्यान से ये रखना। इन शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर नया नया शब्द बनाना है। तो अ उपसर्ग लगाकर जैसे कि नए शब्द बनाने हैं, तो ऐसे आप बना सकते हो, जैसे संभव का असंभव हो गया, भद्र का अभद्र हो गया, भाव का अभाव हो गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो भाई यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ और देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको सभी हाथों हाथ बताए थे। छिणवपु मतलब कमजोर, यानी कि दुबला पतला या कमजोर शरीर। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का शरीर के लिए बोला गया था। प्रगल्भ होता है वाचाल, बोलने में संकोच न करने वाला। अस्तगामी, जैसे अस्त होता है सूर्य अस्त होना, तो अस्तगामी मतलब डूबता हुआ। परितृप्ति, पूरी तरह संतोष प्राप्त करना। ठीक है। आरोग्य बांग्ला भाषा की एक पत्रिका है, ये ध्यान से याद रखना। आरोग्य क्या है? बांग्ला भाषा की एक पत्रिका है। अहेतुक, अकारण, बिना किसी कारण के ही, बिना किसी तुक के ही। ठीक है, बिना किसी कारण के। प्राणपन मैंने बताया था, जान की बाजी। मर्म भेदी, अति दुखद, दिल को लगने वाला। तिल्ले, तितल्ले क्या होता है? तल्ले मतलब तीसरी मंजिल पर। उत्तरायण, शांति निकेतन में उत्तर दिशा की ओर बना रविंद्रनाथ टैगोर का एक निवास स्थान, जिसे उत्तरायण कहा है। और धृष्ट मैंने बताया था, लज्जा रहित या निसंकोच। और यूथव्रष्ट, समूह या झुंड से निकला हुआ। और अपरिसीम, अपरिसीम का मतलब है असीमित। एक तो होता है सीमित जिसकी लिमिट होती है, एक अनलिमिटेड मतलब असीमित। ठीक है। सर्वव्यापक, सब में रहने वाला। अनुकंपा, दया। मुखातिब, संबोधित होकर, मतलब मुखातिब होकर ये बात कही, जैसे मुंह की तरफ देखकर मतलब संबोधन किया। बिडाल का मतलब बिलाव। ईशत, थोड़ा सा या कुछ कुछ या आंशिक रूप से। ठीक है। निर्वासन, देश निकाला, ये भी बता दिया था मैंने। अभियोग का मतलब भी मैंने आपको लेसन पढ़ाया जब बताया था कि आरोप। तो भाई ये अध्याय था हमारा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हमारा ये जो ना अध्याय यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और काव्य खंड हम यहाँ पर शुरू करेंगे। और काव्य खंड में सबसे पहली ही कविता है, कबीर दास जी के कुछ दोहे आएंगे। तो यहाँ पर भी कबीर दास जी के जीवन परिचय को देखते हुए हम उनके जो ये दिए गए हैं पद, साखी शब्द, तो इन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जुड़े रहें हमारे साथ। और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। और बहुत जल्दी आपको एग्ज़ाम की डेट सुनने में आ रहा है कि जनवरी 10-12 जनवरी तक आपका पेपर हो जाएगा। तो बिल्कुल स्पीड आप अपनी बना दो। वीडियो जो मैं डालती हूँ उसे देख लें। इसके अलावा आपने अपना जो कुछ भी पढ़ रखा है उसका आप रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।